शेंगन की कुछ कंट्रीज के अंदर वीज़ा रिजेक्शन रेट जो है वो 80% तक भी चला जाता है और कुछ कंट्रीज के अंदर वीज़ा सक्सेस रेट भी 80% तक चला जाता है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आता है? और इंडियंस जो हैं जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो काफ़ी जनों को रिजेक्शन क्यों देखनी पड़ती है? आज की वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको मेन रीज़न भी मिलेंगे और साथ में टिप्स और क्या आप करें कि आपको वीज़ा मिल सके। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ब्लूबर्ड नेस्ट। आज हम ये बात करने वाले हैं कि रिजेक्शन रेट बढ़ने के रीजंस क्या होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। मैंने जैसे कि बताया कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वीज़ा रिजेक्शन रेट जो है वो 80% तक चली जाती है और कुछ में 80% सक्सेस रेट भी होती है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से रिजेक्शन भी होती है। अब बात आती है कि काफ़ी ऐसे जो लोग रिजेक्शन लेते हैं उनके पीछे क्या रीज़न होता है। पहला रीज़न आप लोग समझ ही गए होंगे कि रॉन्ग कंट्री में अप्लाई करना। अब यदि आप अप्लाई करने जा रहे हो स्लोवाकिया में या फिर लातविया के अंदर या फिर आप कुछ बाल्टिक जो कंट्रीज़ हैं जैसे एस्तोनिया है, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जाओगे तो रिजेक्शन रेट हाई देखने को मिलेगी। इवन आप देखोगे कि 10 एप्लीकेशन गई तो 10 में से 10 भी रिजेक्शन हो गई और 9 एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो सकती हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। बट जब हम कुछ ऐसी कंट्रीज देखते हैं जैसे स्विट्जरलैंड आप देखोगे, नीदरलैंड देखोगे, लेकिन वहां पर वीजा सक्सेस रेट 80% तक चला जाता है। बट एक चीज और भी है, काफी जन ये कहते हैं कि मैंने तो 10 एप्लीकेशन अप्लाई की या फिर मैं 10 ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने स्विट्जरलैंड में अप्लाई किया तो वो 10 के 10 रिफ्यूजल है, तो मतलब 100% रिफ्यूजल रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं। हम बात कर रहे हैं उनका एनुअल डाटा के अकॉर्डिंग। अब ये देखिए कि 10 एप्लीकेशन गई, वो एप्लीकेशन कैसी थी। अब कुछ ऐसी एप्लीकेशन गई जिसके अंदर शेंगन के रूल ही नहीं अप्लाई हुए, शेंगन के अकॉर्डिंग फाइल ही नहीं लगी, तो वो 10 एप्लीकेशन भी जाएंगी, 10 की 10 ही रिजेक्ट होके आ जाएंगी। लेकिन जो एप्लीकेशन ओके है, जिन एप्लीकेशन में शेंगन के रूल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन हुई है, अप्लाई उसके अकॉर्डिंग हुआ है, तो उसमें जो रिजेक्शन रेट है वो कम देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, चेक रिपब्लिक के अंदर, इन कंट्रीज के अंदर रिजेक्शन रेट कम देखने को मिलती है यदि एप्लीकेशन जो है वो शेंगन के अकॉर्डिंग जा रही है। कोई ये कहे कि उसके पास फंड्स भी ओके नहीं है, इनकम प्रूफ भी प्रॉपर नहीं है, ट्रैवल प्लान भी प्रॉपर नहीं, उसने शेंगन रूल के अकॉर्डिंग बनाया, कवर लेटर में पर्पस ऑफ ट्रैवल भी सही तरीके से नहीं लिखा, और ऐसी 100 एप्लीकेशन भी आप अप्लाई कर दो तो क्या आप सोचते हो कि इसमें आपको 80% वीजा सक्सेस रेट देखने को मिल सकता है स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसी कंट्रीज में? नहीं, वो 100 की 100 एप्लीकेशन ही रिजेक्ट होके आ सकती है। कारण क्योंकि उन्होंने वो रूल्स फॉलो ही नहीं किए। इसीलिए रिजेक्शन रेट कैसा है या सक्सेस रेट कैसा है ये टोटली डिपेंड करता है कि प्रोफाइल कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं या फिर कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। अब बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, एप्लीकेशन अच्छी थी, इनकम प्रूफ अच्छे थे, फिर उसके बाद आप कहें कि उसके बाद ट्रैवल प्लान अच्छा था, फिर उसके पास फंड्स भी अच्छे थे, उसने प्रॉपर तरीके से अपनी एप्लीकेशन भी करी, शेंगन रूल्स को भी फॉलो किया। वो जब 100 फाइल जाएंगी उसमें से आपको 80% वीज़ा सक्सेस रेट देखने को मिल सकती है। तो ये वाले पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फिर एप्लीकेशन अच्छी थी फिर भी 20% रिजेक्ट हो जाती है। ये रिजेक्शन रेट तो रहेगा ही रहेगा जब तक आप इंडियन पासपोर्ट से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इंडिया से अप्लाई कर रहे हो, आप एज ए इंडियन अप्लाई कर रहे हो, इंडियन पासपोर्ट है, तो एक डाउट जो है शेंगन में वो रहता ही रहता है वीज़ा ऑफिसर को कि शायद इनको यदि वीज़ा दिया गया तो ये वापस नहीं जाएंगे। तो ये वाले पॉइंट की वजह से रिफ्यूज़ल आती है। अब कोई ये ना कहे कि हमने 10 जनों ने अप्लाई किया तो हमारे 10 जनों को ही रिजेक्शन मिली है। कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लातविया के अंदर रिजेक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा है। अब कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि मैंने तो लातविया में अप्लाई किया, मुझे तो वीज़ा मिल गया। तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि 80% वीज़ा सक्सेस रेट नहीं है वहाँ पे, यानी 20% वीज़ा निकलते हैं तो 20% में आप भी हो सकते हो जिनका वीज़ा निकला है। तो कहने का मतलब है कि जो 100 एप्लीकेशन अच्छी थी जिनको वीज़ा मिलना चाहिए था, उनमें से 80% रिजेक्ट होती है उन कंट्रीज़ के अंदर जहां पर वीज़ाज नहीं दिए जाते, और उन कंट्रीज से वीज़ा मिल जाता है 80% को जिसमें वीज़ाज दिए जा रहे होते हैं। तो इसलिए
चूज ऑफ जो कंट्री है वो बेटर होनी चाहिए। जब आप कंट्री को सही चूज करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया जिसके अंदर सिलेक्शन ऑफ कंट्री के बारे में बात की। अब सेकंड चीज कि आपकी प्रोफाइल, तो हमने बता ही दिया कि प्रोफाइल अच्छी होगी तभी आप वो सक्सेस रेट के बारे में बात सोचिएगा। यदि प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो सक्सेस रेट को देख के अप्लाई करने मत चले जाना। अब जो सेकंड चीज है वो है शेंगन रूल्स को फॉलो करना। शेंगन रूल्स हमने बहुत वीडियोस के अंदर बार बार ये बात करते हैं। बार बार करने का रीजन भी यही है कि लोगों को पता लगे कि आपने जब अप्लाई करना है तो शेंगन रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए। तो आपको पता लगना चाहिए कि शेंगन रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए। शेंगन में जब आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपको वीजा एक कंट्री का दिया जाता है, लेकिन एसेस ऑफ ट्रैवल जो है वो 29 कंट्रीज का मिलता है। तो इसलिए जिस कंट्री में आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ ये नहीं कि उस कंट्री के अंदर जो एप्लीकेंट आ रहा है वो ट्रैवल करेगा, इसके साथ उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एप्लीकेंट बाकी 28 कंट्रीज में भी जाएगा, कहीं वहाँ पर भी वो रूल्स फॉलो जो है सही तरीके से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसके बारे में भी एम्बेसी को सोचना होता है। आप जर्मनी में वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मनी को सिर्फ जर्मनी के बारे में नहीं सोचना है, उसको बाकी कंट्रीज के बारे में भी सोचना है कि जिसको हम वीजा देने जा रहे हैं ये पर्सन सिर्फ जर्मनी में नहीं रुक सकता, ये इसके अलावा किसी और कंट्री में भी जा सकता है। तो क्या इसकी प्रोफाइल उस तरीके से शेंगन के अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं आ रही है, तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो इसीलिए शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग फाइल जानी चाहिए। जिस कंट्री में आपका स्टे ज़्यादा है आपको उस कंट्री में अप्लाई करना है। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, आज हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हम बात यही कर रहे हैं कि पहला पॉइंट आपने राइट सिलेक्शन करनी है, रॉन्ग सिलेक्शन में नहीं जाना। ये नहीं देखना कि आपके पड़ोसी का किसी कंट्री से रिजेक्शन आया तो जरूरी नहीं आपका भी वहीं से रिजेक्शन आएगा। ये नहीं सोचना कि किसी का कहीं से वीजा आ गया है तो इसका मतलब आपका भी वीजा वहीं से आएगा। आपको ये देखना है कि जिस कंट्री में वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं क्या वो कंट्री टूरिस्ट को प्रमोट करती है कि नहीं करती, क्या वो वीजास देती है या नहीं देती। यदि वो देती है फिर आप अप्लाई जरूर करें। ये ना देखें कि आपके नेबर फ्रेंड का किसी का रिजेक्शन आया, हो सकता है उनको रिजेक्शन मिले, जरूरी नहीं है कि आपको भी मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसी कंट्रीज के अंदर जहां पर वीजा दे ही नहीं रहे, वहां पे किसी एक को मिल गया वीजा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी मिल जाएगा। तो आपको ये चीजें सोच के चलनी होगी। तो सेकंड पॉइंट शेंगन रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो ये दो पॉइंट जो है बड़े ज्यादा जरूरी हैं। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है कंप्लीट चेकलिस्ट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करना। बहुत लोग अवेयर नहीं होते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के अंदर लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने। अब होता क्या है कि काफी जनों की प्रोफाइल जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। अभी किसी की इनकम सोर्स 2 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं, किसी के 4 इनकम सोर्स है, अभी किसी का 1 इनकम सोर्स है। अब हर किसी की प्रोफाइल अलग हो गई ना। अभी एक पर्सन की सैलरी जो है वो 70,000 रुपये आ रही है और साथ में उसके अदर इनकम सोर्स भी है, तो सारे इनकम सोर्स आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो एग्जैक्ट होने चाहिए, मीन्स वो पूरे उसके प्रूफ होने चाहिए। यदि आपके पास एक इनकम सोर्स है, आपकी सैलरी आ रही है, उसकी सैलरी स्लिप्स लेके एवरीथिंग है, लेकिन आपका एक सोर्स ऑफ इनकम और है, आपकी कोई ट्यूशन इनकम आ रही है, कोई फ्रीलांसिंग जॉब से आपको कमीशन आ रही है, या फिर आपकी रेंटल इनकम आ रही है, आप उसको साथ में लगाने जा रहे हो तो ही साथ में लगाओ यदि उसके प्रूफ है। आप ऐसे ही मत लगा दो कि आपकी सैलरी 70,000 आ रही थी लेकिन आपका रेंटल इनकम आपने दिखा दिया लेकिन वो अकाउंट में नहीं आ रहा था, आपने कहा चलो लगा देते हैं, इससे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फाइल तो पहले स्ट्रॉन्ग है ही है, नहीं, उसकी वजह से भी आपकी रिफ्यूजल हो सकती है। तो ये चीजें आपको जो स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट है बड़े ध्यान से लगाने होते हैं। तो आप चेकलिस्ट जो है वो फ्री में हमारी वेबसाइट bluebirdnest.com पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमने वहाँ पर चेकलिस्ट दी हुई है ऑलमोस्ट काफ़ी कंट्रीज़ की जिनके अंदर हम अप्लाई करते हैं, तो आप उन कंट्रीज़ की चेकलिस्ट डाउनलोड करके वो यूज़ कर सकते हो। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट लगाने और किस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या डॉक्यूमेंट लगने। बड़ी क्लियर है और डिटेल में चेकलिस्ट है जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी और फ्री में मिलती है, आपको कोई पे नहीं करना है। अब जो चौथा पॉइंट है ये सिंपल है, इसके बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं लेकिन मैं आपको बता दूं, ये है कि हरी में वीज़ा मत अप्लाई करो कि नहीं मुझे अगले हफ्ते जाना है तो मैं अभी से वीज़ा अप्लाई करूं, या अगले महीने जाना है तो मैं ये से देख रहा हूं कि अच्छा मेरे फ्रेंड का 2 दिन में वीज़ा स्विट्जरलैंड से आ गया तो मैं भी स्विट्जरलैंड में अप्लाई करता हूँ, 2 दिन में वीज़ा आ जाएगा, हफ्ते बाद मैं ट्रैवल कर लूँगा। ओके, नहीं हो सकता आपकी फ़ाइल डिले हो जाए, आपका ट्रैवल प्लान मिस हो जाए, जो आपने होटल बुकिंग की है वो जो है वो कैंसिल हो जाए, या फिर आपकी जो होटल बुकिंग आपने दी है उसकी पेमेंट आपको पे करनी पड़े और वो वापस ना आए।
क्योंकि जब आप होटल बुकिंग्स लगाते हो तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या फिर पे एट प्रॉपर्टी और या फिर आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट जाती है। यदि आपने पे एट प्रॉपर्टी किया और उस तक आप नहीं गए हो तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, और पेड वाया क्रेडिट कार्ड किया है तो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगी और वीजा रिजल्ट आया नहीं, आपका लॉस जो है वो ज्यादा होगा। इसलिए प्लान जो है उस तरीके से बनाए। और शेंगन में आप जब आप 6 मंथ पहले वीजा अप्लाई कर सकते हो तो फिर जल्दबाजी किस चीज़ की है। फिर आप थोड़ा प्लान करके एप्लीकेशन करें, फिर अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की होगी और आपने इस चीज़ से काफ़ी सीखा भी होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर भी करें, औरों के साथ शेयर करेंगे तो औरों का भी फायदा होगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। सत श्री अकाल।